बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। सदर साहब ने अचानक ऐलान किया कि मेरे मुल्क जो है उसको इस वक्त ख़तरा है, मेरे मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है। आवाम से अपील की कि फ़ौज जो है वो मेरी हुकूमत गिराना चाहती है, हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है, इसलिए फ़ौरन मेरी मदद की जाए। चंद लम्हों में देखते ही देखते आवाम सड़कों पर आ गई और फ़ौज की साजिश को नाकाम बना दिया। ये वाक़या तुर्की का नहीं है हाज़रीन, ये वाक़या आज से एक दिन पहले का है। आपको सुनकर हैरत होगी। मैं आपको उसकी तफ़सीलात ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मैं आपकी राय के हिसाब से अपनी वीडियोज़ जो हैं उनको चेंजेस वायरल उनमें करता रहता हूँ। खैर चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। एक वाक़या पेश आया, जनूबी अमेरिका की एक रियासत है बोलीविया। बोलीविया अलग से एक आज़ाद मुल्क है। वहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो लुइस आर्स उनके प्रेसिडेंट है, उनकी गवर्नमेंट है और ये 2019 में वज़ीर आज़म बने थे, सॉरी सदर बने थे। अचानक हुआ कल ये है, मैं चूँकि पूरी डिटेल में चाहता हूँ कि पहले आपको बता दूँ ताकि आपको एग्जैक्ट केस जो है वो समझ आ जाए। 2019 में यहाँ पे जो हुकूमत थी वो मोरेलियस की थी। मोरेलियस उस वक्त प्रेसिडेंट था और 2019 तक वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट रहा। 2019 में दोबारा इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में मोरेलियस की जगह लुइस आर्स जो था वो नया सदर बन गया बोलीविया का। बोलीविया मैंने आपको जैसा कि बताया कि जनूबी अमेरिका का एक अलग से आज़ाद मुल्क है और 2019 से लेकर अब 2024 तक इस वक्त तक लुइस आर्स इसका प्रेसिडेंट था। अब हुआ ये कि लुइस आर्स बेसिकली 4 या 5 सालों ने जब गवर्नमेंट करते हुए हो गए तो वो मुल्क के मामलात को संभाल नहीं सका। अब यकीनन उस वक्त अपोजिशन के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम होता है जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब मुल्क में डिस्टेबिलिटी होती है, जब इक्तसादी तौर पर मुल्क संभाला नहीं जा रहा होता, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है अपोजिशन के पास। वो एहतजाज करते हैं और करना भी चाहिए, अपोजिशन के ये राइट है, आवाम के लिए हक, आवाम के हक के लिए। लेकिन मोरेलियस ने क्या किया, मोरेलियस ने कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी। अब चूँकि मैं वीडियो में वो बयान करूँगा तो वो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उन्होंने कुछ जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर होता है, कुछ साजिशी, कुछ इस तरह के मामलात उन्होंने किए कि उन्होंने लुइस आर्स जो था उसकी हुकूमत जो थी वो डगमगाने लगी। अब ये मामला चल रहे थे कि इसको आप यूँ कह लें कि मुल्क जो था वो इस एहतजाज की वजह से अपोजिशन के तरफ से जो मामलात किए जा रहे थे वो उस वक्त सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया। यानी उसमें मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आ गई और उस डिस्टेबिलिटी का नतीजा ये निकला था कि काफ़ी अरसे से मामलात तो उनके चल रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सियासत के साथ साथ इक्तसादी तौर पर भी मुल्क आलमोस्ट तबाही के दहाने पर खड़ा हो गया और मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया। एग्जैक्टली इस वक्त के ऊपर वहाँ के जो आर्मी चीफ थे जिनका नाम जोनीगा है, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, या उन्होंने समझो कि यूँ समझा कि ये बड़ा बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे पर अब अगर मैं चोट लगाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। उन्होंने वही कोशिश की और उन्होंने गर्म लोहा देखते हुए अपनी चोट लगाई और फौरी तौर पर सदारती महल का घेराव कर लिया। ये कल की बात है। जब उन्होंने सदारती महल का घेराव किया तो एन उसी वक्त जब सदर साहब ने ये देखा कि मेरे महल के इर्द गिर्द तो फौजी ट्रूप्स आना शुरू हो गए हैं और फौजी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं और टैंक्स आना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपील की आवाम के साथ। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है और मुझे ये खतरा है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है और जमहूरियत का तख्ता या बिस्तरा बोलिए गोल करने की कोशिश हो रही है। और ये काम जो है इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जोनीगा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फ़ौज जो है वो सदारती महल में भेज दी है। एंड जब जैसे उन्होंने अपील की तो कौम ने जब सुना, बोलीविया की आवाम ने जब सुना, तो वो फौरी तौर पर कैपिटल सिटी के अंदर सदारती महल के पास पहुंच गए और उन्होंने पूरे सदारती महल को आवाम ने घेरे में ले लिया। जैसे उन्होंने घेरे में लिया तो उस वक्त सूरत हाल मुल्क की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पूरी दुनिया का मीडिया जो था इसे रिपोर्ट करने लग गया और जो हालात बढ़ते चले गए तो उस वक्त सदर साहब ने एक और ऐलान कर दिया फौरी तौर पर। उन्होंने फौरी तौर पर किया ये कि उन्होंने उस वक्त फ़ौज जो थी, फ़ौज के आर्मी चीफ को उन्होंने फ़ौरन तब्दील कर दिया और साथ नेवी और फ़िज़ाइया के जो सरबराहान थे उनको भी उन्होंने तब्दील कर दिया। नए आर्मी चीफ जैसे ही आए तो उन्होंने फ़ौरन फ़ौज को हुक्म दिया कि आप वापस अपनी बैरक्स में चले जाएं और अपनी गाड़ियाँ लें और वापस अपने घरों को जाएं। और आवाम से उन्होंने अपील की कि आप भी अपने घरों को जाएं, हम मामलात को इंशाल्लाह संभाल लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, वैसे उन्होंने अपने अल्फाज में ही बात की कि उन्होंने अपील की आवाम से भी और फ़ौज से भी जो नए आर्मी चीफ आए। अच्छा, एग्जैक्टली इस अपील के दौरान चूँकि अब वो पाकिस्तान तो था नहीं और वहाँ की जो पुलिस थी वो पुलिस आम पुलिस ग़ालिबन नहीं होती है, मैं मुझे तो नहीं पता, मेरा ख्याल है नहीं होती होगी, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त महल को घेराव में लिया और वो फौजी ट्रूप्स उनमें से अक्सरियत को गिरफ़्तार कर लिया और उस गिरफ़्तार होने वालों में
बोलीविया के आर्मी चीफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं देखता किसकी जरूरत, कोई जूता तो बड़ी दूर की बात है, कोई तस्मे को भी हाथ लगा के देखता, लेकिन ये बोलीविया है, ये पाकिस्तान नहीं था। खैर, आर्मी चीफ जैसे ही गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने फ़ौरन एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो जो इस वक्त बोलीविया के प्रेसिडेंट हैं, जो लुइस आर्स हैं, उन्होंने खुद कहा था कि आप माल पर चढ़ाई करें क्योंकि मेरी हुकूमत को ख़तरा है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरी अपोजिशन जो है उसको रास्ता मिल रहा है, तो मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मैंने अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए आप ये अमल करें। तो उन्होंने कहा कि उनके कहने पर मैंने ये काम किया है, जबकि उनका वज़ीर इत्तलात जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये आर्मी चीफ साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और इस फरेब से काम लेते हुए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बोलीविया के कानून के मुताबिक उन्हें 15 से 20 साल तक सज़ा देने की अपील की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तो गालिबन आइन तोड़ने की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, आर्टिकल 6 लगता है, लेकिन वहाँ पर शायद उसके कानून का मुझे अंदाज़ा नहीं है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, लगता नहीं है, वो लगता है मैं गलती से बोल गया, आर्टिकल 6 है। अगर आइन तोड़ते हैं तो उसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, सज़ाए मौत है, उसकी सज़ा यही है, किसी को मिले या ना मिले क्या अलग बात है। अब चूँकि ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि बोलीविया के अंदर क्या हुआ, मकसद बोलीविया नहीं था मेरा, मकसद मेरा ये था कि एक आर्मी चीफ ने बगावत की, सदर ने अपील की, सदर भी ऐसा था कि जो कमज़ोर सदर था, सदर भी ऐसा था कि जो मुल्क को नहीं संभाल पा रहा था, सदर भी ऐसा था कि जिसके हाथों मुल्क इक़्तिसादी तौर पर बुहरान का शिकार था और मुल्क सियासी बुहरान का भी शिकार था। लेकिन किसी को ये बहाना नहीं दिया गया कि जमहूरियत जो है वो इस वक्त ख़तरे में है, किसी को ये बहाना नहीं दिया गया कि मईशत ख़तरे में है, किसी को ये बहाना नहीं दिया गया कि सियासतदान जो है वो मुल्क को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने ये कोशिश की है। नहीं, अगर बहाना था भी तो बहाने को कामयाब नहीं होने दिया गया। ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने आइन की, अपने मुल्क की, अपने कानून की, अपनी आवाम की अपनी वो हिफाजत करते हैं, अपनी इस तरह हिफाजत करते हैं जिस तरह बोलीविया की आवाम ने की और जिस तरह माजी में तुर्की ने की थी। देखें, सवाल ये पैदा होता है कि ये होता किस लिए है, किस लिए ये मौका किस लिए मिलता है। तो आप देखें कि बोलीविया के अगर आप पूरे के पूरे हालात देखें पिछले 4-5 साल के, तो मसला यह है कि कहीं पर भी जब फौजी चढ़ाई होती है या जब ऐसे गैर सियासी अनासर जो हैं वो सियासत की तरफ जब आ रहे होते हैं, तो इसका रास्ता पॉलिटिशियंस खुद देते हैं। या तो वो नाअहल होते हैं, उनमें एबिलिटी नहीं होती, उनमें काबिलियत नहीं होती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो आवाम को कुछ दे नहीं पाते, और उसके बाद फिर अपोजिशन जो होती है वो फिर डील इस तरह करती है कि इतनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है कि उसके बाद किसी और को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। यकीनन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इस रास्ते को नाकाम बना देते हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही खैर होता है कि जब सियासतदान आपस में लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उठ के वो गैर सियासी क़ुव्वतें जो है उनके साथ इत्तेहाद करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं और उसके बाद वो आगे नया रास्ता बना देते हैं कि चलें आए आप आकर हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लें। एनीवे, मुल्क पर कब्ज़े से मुराद हुकूमत पर कब्ज़ा है, तख्त पर कब्ज़ा है। कहीं भी किसी भी मुल्क में ये नहीं होता सिवाय हमारे मुल्क के। हमारे मुल्क में ये हो जाता है, रास्ता बना के दे दिया जाता है और उस पर फिर रास्ते पर चलकर लोग फिर आ जाते हैं और फिर हम आगे इतराज़ करते रहते हैं, इख्तिलाफ़ करते रहते हैं और हम फिर ये कहते रहते हैं कि ये देखें जी हमारे साथ साजिश हो गई, आमरीत आ गई, ये हो गया वो गया। जो ये एक अलग तारीख है कि पाकिस्तान के अंदर फौजी हुकूमतें भी रहीं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी रहीं और बेहतरीन हुकूमतें, अगर मैं अपना ये एक गैर जानिबदाराना तज़किया दे रहा हूँ, अगर बेहतरीन हुकूमतें कहा जाए तो नो डाउट फौजी हुकूमतें पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूमतें थीं और मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन हुकूमतें फौजी हुकूमतें ही थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि पाकिस्तान में फ़ौज की हुकूमत होनी चाहिए। मैं इस वक्त सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गैरतमंद कौमें, ज़िंदा कौमें अपने मुल्क की जमहूरियत को बचा भी लेती हैं, अपने मुल्क के कानून को भी बचा लेती हैं, अपने मुल्क के आइन को भी बचा लेते हैं। और जो हमारी तरह की कौम होती है वो सिर्फ सड़कों पर आकर इतना कह देती है मुझे क्यों निकाला, या वो घरों में बैठकर यूँ कह देती है कि हमारे लीडर को गिरफ्तार क्यों कर लिया, हमें किसने पकड़ा, एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है, फ़लाँ वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, फ़लाँ ने करवा दिया, फ़ौज ने करवा दिया, इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। जिन्होंने कानून की हिफाजत करनी होती है, जिन्होंने अपने लीडर्स की हिफाजत करनी होती है, वो सड़कों पर होते हैं। बदकिस्मती से हम तो अपने हक़ के लिए, महंगाई के लिए, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, चीनी, आटा, दाल और चीज़ों की कीमतें जो होती हैं जब वो बढ़ती हैं हम उनके लिए भी एहतजाज नहीं करते। आइन, कानून, जमहूरियत के लिए एहतजाज, ये तो खैर हम तो ये समझते हैं कि हमारा ये मकसद ही नहीं है। एनीवे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।